आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि। रीढ़ की हड्डी का कथानक यानी कहानी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप जी और प्रेमा दोनों पति पत्नी हैं। उनकी पुत्री उमा के विवाह का वर्णन किया गया है। उमा उच्च शिक्षिता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही उसका विवाह होने में समस्या हो रही है, क्योंकि ये परिवेश है 20वीं सदी के लगभग 8वें दशक का, जिसमें लोग अपने परिवार में उच्च शिक्षिता बहू नहीं लाना चाहते थे। यही कारण है कि रामस्वरूप जी को अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा छिपाने का प्रयास करना पड़ रहा है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। शंकर स्वयं कम पढ़ा लिखा है और अपने पिता गोपाल प्रसाद की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद जी आते हैं, रामस्वरूप से इधर उधर की बातें करते हैं और फिर दहेज की चर्चा छेड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं वे कि आइए कुछ बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस से आशय उनका दहेज से है। रामस्वरूप जी इस बात को टालते हैं और कहते हैं कि पहले उनकी पुत्री उमा को देख लीजिए। उमा को बुलाया जाता है। उमा आती है, सिर झुकाकर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी उससे तरह तरह के सवाल करते हैं और उसके बाद गीत गाने के लिए कहते हैं। गीत गाते गाते उमा की नज़रें ऊपर उठती हैं और उसकी नज़रें शंकर को देख लेती हैं और शंकर को पहचान लेती हैं। उमा शंकर को पहचान जाती है कि वह गर्ल्स हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाते पकड़ा गया था और बड़ी मुश्किल से वार्डन के सामने गिड़गिड़ाकर बच पाया था। इस प्रकार साबित हो जाता है कि शंकर चरित्रहीन है। पढ़ाई में भी उसकी विशेष रुचि नहीं है, जबकि उमा उच्च शिक्षिता है। और तब उमा अपनी बात कहने के लिए विवश हो जाती है और वह गोपाल प्रसाद जी से कहती है कि आप इस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं मानो कोई भेड़ बकरी खरीद रहे हों। पहले अपने बेटे को देखिए कि किस प्रकार मुश्किल से यह बच पाया था गर्ल्स हॉस्टल से। और इस प्रकार गोपाल प्रसाद समझ जाते हैं कि उमा उच्च शिक्षिता है। रामस्वरूप को वे दोष देते हैं कि आपने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाई, और गुस्से में अपने पुत्र के साथ चले जाते हैं। उमा कहती है जाइए जाइए, और इस प्रकार उमा
पूरे साहस के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी बात को रखती है और उस विवाह के रिश्ते को तोड़ देती है। और इसी के माध्यम से लेखक ने इस एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट किया है, क्योंकि पूरी कहानी उमा के विवाह के इर्द गिर्द घूमती है और लेखक ने एकांकी के जो दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं उसमें है समाज में स्त्री पुरुष की समानता। रामस्वरूप उमा से शिक्षा छिपाने के लिए कहते हैं, जबकि गोपाल प्रसाद जानते हैं कि उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा में उसकी रुचि नहीं है, फिर भी वे विवाह के लिए आते हैं। दूसरा उद्देश्य इस एकांकी का दहेज कुप्रथा पर प्रहार है। गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं और अपने पुत्र के विवाह के बदले मोटी रकम लेना चाहते हैं, दहेज लेना चाहते हैं। और उमा जब इनकार कर देती है विवाह से, तो एक प्रकार से यह दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और स्त्री पुरुष समानता की ओर संकेत करता है एकांकी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में प्रमुख पात्र रामस्वरूप जी हैं, जो उमा के पिता हैं और उमा के विवाह के लिए विवश हैं। प्रेमा उमा की माँ है, वह भी उमा के विवाह के लिए विवश है। उमा एकांकी की मुख्य पात्र है, स्वाभिमानी है, उच्च शिक्षिता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और दहेज लोभी हैं। शंकर उमा को विवाह के लिए देखने आने वाला है और चरित्रहीन भी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के संवाद पात्रानुकूल हैं। उदाहरण देखते हैं कि जब उमा गोपाल प्रसाद के सामने मुखर हो उठती है, अपनी बात कहती है, तब रामस्वरूप भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं उमा उमा, यानी कि उसको रोकने का प्रयास करते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकांकी के संवाद पात्रानुकूल हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया? हिंदी में रीढ़ सीधी रखने का आशय है स्वाभिमान बनाए रखना, चरित्रवान होना। उमा अपनी रीढ़ सीधी रखती है क्योंकि वह स्वाभिमानी है और सच्चरित्र है। शंकर सीधे बैठ भी नहीं पाता और उसके साथ ही उसे चिढ़ाते भी हैं कि उसे बैकबोन है भी या नहीं, और वह वास्तव में चरित्रहीन है और अन्याय का विरोध न करने वाला है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का देश काल और वातावरण एकांकी में भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। यह कहानी 20वीं सदी के 8वें दशक में लिखी गई थी, जो आज भी प्रासंगिक है। समाज में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझा जाता है। कहानी में समाज के मध्यम वर्गीय परिवार के परिवेश को ही दर्शाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी नाटक के सभी प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है और वास्तव में एक बहुत ही अच्छा एकांकी है।